अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियाज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे खूनी रिश्तों के हाथों, खूनी रिश्तों के कत्ल की। रिश्तों के तकद्दुस की पामाली अब मामूल बनती जा रही है। कहीं बाप बेटे को कत्ल कर रहा है तो कहीं बेटा बाप के खून से हाथ रंग रहा है। रिश्तों की तकद्दुस की पामाली का एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता दिनों पेश आया लाहौर के इलाका काहना की एक निजी सोसाइटी में, जहां पर एक सियासी जमात के सरगर्म रहनुमा को कत्ल कर दिया गया। इब्तिदा में कत्ल की ये वारदात मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड थी। ये वो जगह है जहां पर डॉक्टर शाहिद सदीक को इंतहाई बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया था। कत्ल की वारदात के बाद मुल्ज़मान फ़रार हो गए थे। पुलिस मौका पर पहुंची, उसने जाए वक़ुआ को सील किया और मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की। जियो फेंसिंग की गई और इर्द गिर्द के जितने भी CCTV कैमरास थे उनकी फुटेज भी हासिल कर ली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मेंबर डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल का मुअम्मा कैसे हल हुआ, किन पहलुओं पर पुलिस ने तफ्तीश की, कैसे इस अंधे कत्ल को आंखें मिली, कौन से ऐसे निशान थे जिन पर चलकर पुलिस कातलों तक पहुंची, इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हमें ज्वाइन किया है DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इकबाल टाउन डिवीज़न मोहम्मद अली भट्ट ने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपका अपने अपना कीमती टाइम दिया। कैसे इस अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस किया, किन पहलुओं पर तफ्तीश की आपने? ये फ़ियाज़ साहब, जब ये मर्डर हुआ ना तो लाहौर में CCPO साहब ने बड़ा सख्ती से इसी का नोटिस लिया, क्योंकि डॉक्टर शाहिद जो थे एक समाजी शख्सियत भी थे और एक पॉलिटिकल फिगर भी थे। वो तो समाजी शख्सियत में उनका बड़ा अहम किरदार रहा है। लाहौर में काफ़ी गरीबों की वो हेल्प वगैरह करते थे। तो CCPO साहब ने एक टीम बना दी DIG इमरान किशोर साहब की सरबराही में, जिसमें मैं मेन मेंबर था उसका। हमने वहाँ मौके पे जब गए हैं तो हमने सारे कैमरे चेक किए हैं, बैक ट्रैक किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है, अगर मेहनत की जाए तो कत्ल जो है ना छुप नहीं सकता। वो बैक ट्रैक करने में हमें जो सबसे पहले चीज़ नज़र आई ना, वो गाड़ी का नंबर कुछ और था। थोड़ी देर बाद आगे जाके किसी कैमरे में गाड़ी का नंबर चेंज हो गया। अच्छा। हाँ जी, उसमें आप समझ लें कि अल्लाह की तरफ से ये हेल्प मिली हमें कि मुलज़मों ने आगे जाके गाड़ी का असल नंबर लगा लिया। जब गाड़ी का असल नंबर लगा लिया, उसके ओनर तक पहुंचे तो रेंट की गाड़ी थी। रेंट से जब पता किया तो ये मुलज़म जो था शाहिद, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता था कार चोरी में। जब वारदात हो गई, कत्ल का वक़ुआ जो है वो पजीर हो गया, तो उस वक्त गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो फेक थी? वो फेक थी। अच्छा, तो उसके बाद जब गाड़ी कुछ फासले पे गई तो फिर उन्होंने दोबारा नंबर प्लेट? उससे हमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा हुई ना। हम पहले समझते रहे कि और गाड़ी है, वो गाड़ी राइट टर्न लेफ्ट टर्न हो गई है। लेकिन लड़कों ने बड़ी मेहनत की हमारे, दिन रात एक ही चीज़ को हमने 50-50 दफ़ा देखा जाके। फिर हमने कहा चले इसमें ज़रा हम इस चीज़ को ज़रा चेक करते हैं, मे बी ये ना हो। जब वो चेक किया तो वो जो बंदा गाड़ी रेंट पे लेके गया था वो खुद रिकॉर्ड याफ्ता था। तो फिर हमने इनकी CDR वगैरह निकलाई, उनके असल मोबाइल नंबर लिए तो उनकी पोजीशन जो है मौके पे ही आ गई, क्योंकि उन्होंने अपने नंबर वगैरह बंद नहीं किए थे जब वारदात की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर पहले शाहिद को पकड़ा, फिर सजाद को पकड़ा, फिर मेन शूटर जो है वो क्या कहते हैं, नवाजिश नाम है उसका, जिसने फायरिंग करके डॉक्टर को मारा उसने। उससे फिर जो बातें इनकी इंटेरोगेशन की, जिससे हमें एक चीज़ पता चली जो कि बड़ी शॉकिंग थी हमारे लिए, और हम बड़े परेशान हो गए जब उन्होंने इंकशाफ किया कि उनको कत्ल करवाने वाला उनका सगा बेटा। अच्छा, सगे बेटे ने सुपारी दी थी? जी, सगे बेटे ने दी थी। हम तो ये बात हमें हज़म नहीं हो रही थी पहले, लेकिन चूँकि मुलज़म जब आ जाता पुलिस में तो उनको सच बोलना ही पड़ता। तो उन्होंने जब कहा कि इनके बेटे ने मर्डर किया तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। सीनियर्स को बताया, फिर सीनियर्स ने आके भी इंटेरोगेट किया। तो फिर जब उसके बेटे को अरेस्ट किया तो उसने माना कि मैंने आपके बाप को मर्डर करवाया। बड़ा ही अफसोसनाक और अजीबो-गरीब सा वाक़या था। इब्तिदा में तो जो मकतूल शाहिद का बेटा था अब्दुल क़य्यूम, उसने तो बड़े उल्टे सीधे बयान दिए, हुकूमती अदारों पर इल्ज़ामात आयद किए, हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो पार्टी चेंज करने का दबाव था। ये सब जी, वो इसी वजह से ये केस जो है ना ज़्यादा अपनी हाई क्रिएट हो गई थी, क्योंकि वो अपनी बातों से शो यही कर रहा था कि इसको कोई पॉलिटिकली वजह से मारा गया मेरे वालिद को। तो इस वजह से केस को ज़्यादा हाइट मिल गई ज़रा।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सच कभी छुपता नहीं है और कत्ल कभी छुपता नहीं है अगर मेहनत की जाए तो। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा कि जब आपने क्यूम को अपनी कस्टडी में लिया, हिरासत में लिया, उससे तफ्तीश की तो क्या इंकशाफात सामने आए? क्योंकि खासी मार्केट में जो है बातें बड़ी मतज़ाद सी बातें हैं। नहीं, क्यूम ने जो बताया, जब उसको हमने बताया कि असल मुलज़म पकड़े गए हैं और तुम्हारी कन्वर्सेशन जो चैट है वो भी हमारे पास है, तो उसने फ़ौरन एडमिट कर लिया कि मैंने ही बाप को मरवाया। उसे वजह पूछी बाप को मरवाने की तो ऐसा कोई मकबूल जवाब नहीं दे सका। यही कह रहा था मुझे ख़र्चा नहीं देते, बल्कि मुख्तसर बात यह है कि ये बेनिफिशरी बनना चाह रहा था कि बाप की जितनी प्रॉपर्टी है मेरे नाम हो जाए, मैं फिर आगे लाइफ अपनी मर्ज़ी से गुजारूँ। अच्छा, मुहरकात क्या बताए उसने? मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ मुहरकात क्या है। मुहरकात उसमें 2-3 उसमें हैं। एक तो वो किसी लड़की को पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था। वो मैं एज में से 10 से 12 साल बड़ी थी। वो जो डॉक्टर शाहिद हैं वो इसको मना करते थे कि हमने यहाँ शादी नहीं करनी तुम्हारी, और बहुत ज़्यादा वो उस लड़की के लिए जो ना पागल हुआ था। एक तो ये था। दूसरा, उसके ज़हन में ये ख्याल आ गया कि मेरा बाप अगर मर जाए तो मैं इसका ऑलरेडी प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो विरासत मेरे नाम हो जाएगी, फिर मैं अपने तरीके से लाइफ गुजारूंगा। 2 ही मोटिव हमें सामने नजर आए, एक लड़की का और प्रॉपर्टी का। अच्छा, कत्ल की वारदात हो गई, नंबर प्लेट से आपने तफ्तीश शुरू कर दी, फिर आगे तफ्तीश कैसे गई आपकी? सही है, हमने जब नंबर प्लेट से तफ्तीश शुरू की है, कार डीलर को पकड़ा जहाँ से रेंट की गाड़ी, उसने बताया कि फ़लाँ बंदा मेरे से कार लेके गया था किराए पे। जब हमने उस बंदे का आईडी कार्ड चेक किया, उनसे आईडी कार्ड निकलवाया, तो आईडी कार्ड में हमने जब सर्च मारते हैं तो उसमें हर बायोडाटा सामने आ जाता है। उसमें इसका CRO का रिकॉर्ड निकल आया कि 100 से ऊपर मुकदमे हैं एक बंदे के बीच में से, रिकॉर्ड याफ्ता है, आदि मुजरिम है। उसकी फिर हमने लोकेशन ली कि उस दिन वकूए के दिन इसकी लोकेशन किधर थी। उसके वकूए के दिन उसकी लोकेशन उधर थी जिधर डॉक्टर साहब नमाज़ पढ़ के निकले थे। फिर उसके हमराई CDR से उसके हमराई मुलज़म जो थे उनका निकाला कि एट ए टाइम 3 बंदे एक ही मौके पे मौजूद थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपना IT के टेक्निकल तरीके से उनको पकड़ा, उनके बयान पे आगे क्यूम को अरेस्ट किया। अब तफ्तीश आपकी मुकम्मल है कि अभी कुछ मराहिल बाकी हैं? तफ्तीश हमारी 99% मुकम्मल है। इसमें एक करैक्टर जो है शहरियार, जिसने ये सारी डील करवाई थी शाहिद के साथ, और वो शाहिद का बेटा भी है, वो जिसने सारी डील कराई थी 2-2.5 करोड़ रुपए में डील करवाई थी, वो मिसिंग है। बाकी मौके पे मौजूद जो 3 बंदे मारने आए थे, तीनों अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार हैं। क्यूम जिसने मर्डर करवाया था वो भी गिरफ्तार। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये जो कत्ल की वारदात करने वाले हैं इनका ताल्लुक एक ही घर से है, ये आपस में रिश्तेदार हैं? जी हाँ, ये शाहिद और सजाद जो है दोनों सगे भाई हैं, और शहरी जिसने सारी डील करवाई थी वो शाहिद का बेटा है, यानी कि बाप, बेटा और भाई। और एक बंदा नवाजिश जो है वो इनका मोहल्लेदार था, उसको उन्होंने वहाँ तैयार किया था कि तुझे 50 लाख रुपए देंगे तो फायरिंग तुमने करनी। ये प्रोफेशनल किलर थे कि बस? नहीं, ये प्रोफेशनल किलर नहीं थे। प्रोफेशनल किलर नहीं, प्रोफेशनल किसी सूरत नहीं थे। जो नवाजिश है वो तो बहुत ही गुर्बत का मारा हुआ है, उसको इन्होंने लालच दिया तो वो इस लालच। अली, आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, आपने ऐसे बेशतर मुकदमात की तफ्तीश की है, बेटे के हाथों बाप का कत्ल, ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये कोई पहला वाकया नहीं है। क्या समझते हैं हम, किस जानिब जा रहे हैं? मर्डर होते हैं ना, बेटा बाप को करता है, वो एक एक्सीडेंटली होता है कि बाप ने बेटे को मना किया किसी काम से, घर में कोई चीज़ पड़ी थी उठा के मार दी। बीवी के साथ बाप लड़ा, बीवी की बातों से तैश में आके बाप को फौरी रिएक्शन करके मार दिया। लेकिन ये जो प्री प्लान मर्डर किया इसने बाप का, जनवरी में भी इसने 6 माह पहले भी बाप पे अटैक करवाया था। अच्छा, वो फायरिंग बाप की गाड़ी को लगी, बाप बच गया था इसका। लेकिन इतने प्लानिंग से काम करना मेरी समझ से बाहर है कि इतना एक अच्छे खाते पीते घर का बच्चा, अच्छी स्कूलिंग हुई है, शायद तरबियत में कोई कमी रह गई होगी। बातें सुनिए आपने DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मोहम्मद अली भट्ट की, जिन्होंने डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल की तफ्तीश में एक कुलीदी किरदार अदा किया। अंधे कत्ल की इस वारदात को ट्रेस किया, किन पहलुओं पर तफ्तीश की, आपने वो सारी बातें भी सुनी। एक पैगाम उन्होंने दिया है, औलाद को पैसे की फरवानी की बजाय उनकी तरबियत पर जोर दें, उन्हें अच्छी तरबियत फराहम करें, तभी मुस्तक़बिल में ऐसे नाखुशगवार वाक़यात जो हैं वो रूनुमा नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर शाहिद सदीक का कत्ल पुलिस ने कैसे इस मामले को हल किया, किन पहलुओं पर तफ्तीश की थी, इस बारे में हम बात करेंगे DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर से। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। थैंक यू। एक बड़ा केस हो जाता है,
उस केस का जो उस वक्त का मुद्दई है वो हुकूमत पे और दीगर अदारों पे इल्ज़ाम लगाता है, तफ्तीश आपके पास आती है, कैसे उनके कत्ल को आपने आंखें दी? बड़ा ही चैलेंजिंग होता है इस मामले में, स्पेशली उन केसेस में जब हम पे जो बेसलेस एलिगेशंस लगाना शुरू कर दें और पोलिटिसाइज़ करें केस को। मतलब अक्सर हमने केसेस में देखा है, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन जिन केसेस में होता है उनमें हम बहुत ज़्यादा इसको चैलेंजिंग फ़ील करते हैं और ज़्यादा प्रोफेशनली मोटिवेट होकर इस काम को करते हैं। इसके बेटे ने भी इसको पॉलिटिकल ओवरटोन देने की कोशिश की, इसी बेटे ने जिसने मर्डर कराया, कि ये ऐसा एलिमेंट हो सकता है। तो हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट था इस केस को जल्दी डिटेक्ट करना और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए। ये जो बेटा है, इस पे शक हमें, ही वॉज़ द लास्ट पर्सन के हम उस पर शक करें, क्योंकि ऐसी वेल ऑफ फैमिली जिसमें बेटे को तमाम दुनिया की सहूलतें मुयसर हैं, वो जा सकता है, वो खा सकता है, वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खा, वो बाहर जाना चाहे यूएई में जाता है, जब इंग्लैंड में जाना चाहे इंग्लैंड में जाता है, तो हम शक क्यों करेंगे ऐसे बंदे पे जिसको हर तरह की सहूलतें दी गई हैं। जब हमने इस केस को, इसके सीसीटीवी फुटेजेस और ट्रैक करना शुरू किया और उसमें हमने जब सस्पिशियस व्हीकल्स देखी और उनके बैकग्राउंड देखा, उसके बाद फिर हमें जब ये केस ब्लाइंड हो गया और आगे हमें कोई लीड नहीं मिल रही थी, तो हमने इसकी जो घर के अंदर का भी प्रोब करना शुरू किया कि घर के अंदर की सिचुएशन क्या थी। हो सकता है इसमें हम देखें एलिमेंट ऑफ एनमिटी होती है, दुश्मनी है किसी के साथ, वो तो क्लियर हो जाता है कि फ़लाँ ने मर्डर किया, तो ये फ़लाँ फैक्टर की वजह से कोई लेन देन का मसला है, कोई वैसे तलख कलामी हो गई है, कोई लड़ाई हुई थी, कोई और पॉलिटिकल मसला है, कोई और किसी किस्म का मसला है, तो वो तो क्लियर हो जाता है कि ये दुश्मनी है। ऐसा एलिमेंट डॉक्टर साहब वाले केस में नहीं था। उसके बाद फिर दूसरा कोई लेन देन का मसला कोई नहीं था। फिर इंटरनल हमने देखा कि डॉक्टर साहब का चूँकि भाई के साथ बहुत पुराना एक रिलेशनशिप था, हमने उस एंगल को भी देखा कि ऐसा ना हो कि जायदाद की तकसीम पे कोई प्रॉब्लम हो आपस में। उसके बाद फिर हमने जब सारे एंगल्स जो एग्जॉस्ट किए, तो इंटरनलाइज़ किया इस क्राइम को हमने कि घर के अंदर की सिचुएशन को भी देखें, क्योंकि रूल आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एलिमेंट को, मोटिव को हम मर्डर से रूल आउट नहीं कर सकते। जब हमने इसकी CDR का एनालिसिस किया और इसके लिंकेजेस देखे, इनके बच्चों के, इनकी फैमिलीज़ के, तो इस जो बच्चा था कयूम, इसके लिंकेजेस में क्रिमिनल लोगों के साथ। अच्छा इमरान साहब, कयूम पर आपको सबसे पहले शक कब गुजरा? मैं वही बता रहा हूँ कि ये सबसे पहले जब ये केस हमारा जब हमने इंटरनलाइज़ किया कि बाहर से तमाम एंगल्स रूल आउट हो गए कि इसकी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ लेन देन नहीं है, कोई पैसे का लेन देन, कोई और मसला मसाइल, कोई लड़ाई झगड़ा वो नहीं है, तो इसको इंटरनली भी देखें। क्योंकि अक्सर हमने देखा है रिश्तों के तनाज़ों पे कोई ऐसा मसला ना हो कि कोई गर्लफ्रेंड का कोई इशू हो और उसके तनाज़े पे कर दिया हो गया हो, कोई और भी मसला मसाइल हो सकते हैं, इंटरनल कोई सिचुएशंस हो सकती हैं, इवन मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात कॉन्फ्लिक्चुअल हो सकते हैं, तो वो भी एक बात हो सकती है। उस एंगल से जब हमने इंटरनलाइज़ किया इसको, तो उसमें इसके जो लिंकेजेस थे CDRs में, वो उनमें से क्रिमिनल लोग थे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर थे। जैसे मैंने इनमें से एक शाहिद था जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा FIRs कार चोरी की हैं, मोटरसाइकिल और कार चोरी की FIRs हैं। तो वो जब हमने देखा कि इस लड़के के ही क्यों ताल्लुकात क्रिमिनल्स के साथ हैं, और फिर हमने उस लड़के को नैरो डाउन किया और उसका देखा कि उसका अपने बाप से किस किस्म का ताल्लुक था, उस ताल्लुक को हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसमें हमें पता चला कि बाप के साथ इसकी बिकरिंग और कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, और किन वजूहात पे चलता था, वो नॉर्मली पैसे के खर्च पे चलता था कि रेस्टोरेंट पे जाना है तो वो बताना है कि कितना खर्च किया है, क्यों किया है, UAE में जाना है तो दुबई में कितना खर्च किया है, कौन से होटल में रह रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो वॉच करता था जैसे बाप अपने बेटे को वॉच करते हैं कि बेटे का फिक्र जिसका होता है कि जी कहीं गलत हाथों में ना चले जाए, किसी और जगह पे किसी नशे में ना पड़ जाए, किसी और लत में ना पड़ जाए, तो वो उस नीयत से वो उसको वॉच करता था। अदरवाइज़ तो उसने बेटे के लिए अपनी गाड़ी बुक करवाई हुई थी। अच्छा इमरान साहब, गाड़ी भी उन्होंने बुक करवाई थी, तो क्या ये बताएं कि ये जो मुल्ज़म कयूम है,
कहते हैं ये आइस का नशा भी करता था? नहीं, ऐसे अभी एविडेंस नहीं मिला। हम इसको अभी बातें ऐसे ही हैं, हम उसमें एविडेंस जब तक नहीं आएगा ऐसी बात नहीं करेंगे। 13 करोड़ की गाड़ी का क्या किस्सा है? वो एक बड़ा दिलखराज सा है कि इवन बेटे को भी नहीं पता था। मर्डर के बाद पता चला कि उसके बाप ने उसके लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ था, और वो था BMW की गाड़ी उन्होंने बुक करवाई हुई थी उसके लिए। और वो उसके मर्डर के बाद पता चला कि उसका बाप उससे कितना प्यार करता था, जो उसके लिए एक सरप्राइज़ के तौर पे। क्या ये गाड़ी वो अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाह रहा था कि खुद अपने इस्तेमाल में लेना चाह रहा था? नहीं, वो तो उसको पता भी नहीं था कि मेरे पास गाड़ी। ये कोई झगड़ा इस बात पे भी था ना? नहीं, कोई ऐसी कोई बात ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा। उसको गाड़ी का इल्म भी नहीं था कि मेरे लिए गाड़ी बुक करवाई। अच्छा, फिर आपने तफ्तीश को कंक्लूड किया, मुख्तसर किया, कयूम को जब हमने देखा कि इसके क्रिमिनल्स के साथ लिंकेजेस हैं, तो उनको हमने प्रूव किया कि वो कौन से लोग हैं। उनमें से एक कैरेक्टर सामने आया, शहरी। उसके आगे लिंकेजेस फिर क्रिमिनल्स के साथ थे। वो एक एक्टर भी है, मॉडल भी है। उसमें फिर हमने इसको शामिल तफ्तीश किया बेटे को, और फिर इनसे सवाल जवाब किए, जैसे हम इंटेरोगेशन में करते हैं कि ये क्यों आपके राब्ते में थे और क्या इनके साथ ताल्लुक़ था। फिर उनके साथ फिर जब हमने देखा कि वो भागे हुए हैं घरों से, तो फिर हमारा और शक मजबूत हो गया। फिर उनमें से हमने एक मुलज़म को गिरफ़्तार किया, उसने कुछ इंकशाफात किए, फिर हम बेटे की तरफ आए, और फिर इसने अपना जुर्म कबूल किया, कन्फेस किया कि ये अपने बाप को मैंने ख़ुद मर्डर करवाया। और जो बाकी किरदारों में, मतलब जो रैकी कर रहा था, बेटा ख़ुद कर रहा था, अपने बाप की लोकेशंस बता रहा था, उनके साथ साथ मूव भी कर रहा था, उस एरिया में खड़े होकर अपनी यानी मौके पे मौजूदगी में इसने ये सारा कुछ किया। और शहरयार जो था, मेन कैरेक्टर था, जैसे मैंने बताया, उसने अपने जो आगे लिंकेजेस थे, सजाद था, शाहिद था, नवाजिश था, जो कि शूटिंग करते थे। शाहिद एक रिकॉर्ड होल्डर है, क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर, उनको हायर किया। अच्छा इमरान साहब, इसने घर में कुछ माह पहले चोरी भी करवाई थी, इसमें क्या है? नहीं, चोरी वाले छोटे मोटे घर से शिकायतें इस तरह की मिली हैं कि चोरी भी हुई हैं, इस तरह की चीज़ें, लेकिन उनको मेजर नहीं था। लेकिन इसने अपने बाप को 6 माह पहले कत्ल कराने की पहले भी कोशिश की। अच्छा। इवन जहर देने की भी कोशिश की। तो उसमें इसका मैदा भी वॉश हुआ। उसमें भी इस बाप ने यही समझा कि मुझे ये फूड पॉइजनिंग टाइप हुई, और उसमें अपना इलाज करा लिया। अपने बेटे पे तो शक किया नहीं इसने। उसके बाद जब असैसिनेशन अटैम्प्ट इसकी पहले हुई, उस असैसिनेशन अटैम्प्ट को भी इसने ऐसे लिया जैसे कि मेरे पे कौन असैसिनेशन अटैम्प्ट करेगा, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ और कारोबार करता हूँ और अपना हॉस्पिटल चलाता हूँ, तो मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। तो इसने केस वापस ले ली कि वो किसी को गलतफहमी की बुनियाद पे हो सकता है किसी और को मारने के लिए आया और उसने फायर। अच्छा इमरान साहब, जब ये तफ्तीश आपके पास आई, अच्छा खासा प्रेशर था आला अफसरान का भी और दीगर जो है ब्यूरोक्रेसी का भी, तो आपने इसको एक चैलेंज समझा। इब्तदा में आपने तफ्तीश की, सारे मामलात को आपने मुख्तसर किया, मुलज़म गिरफ़्तार कर लिया। अब तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? अब हमने मुलज़मान गिरफ़्तार कर लिए हैं, नवाजिश भी, सजाद भी, और शाहिद भी, और शहरयार अभी बाकी है, और कयूम। तो हमने इनको अब रिमांड के लिए जाएंगे, अदालत से रिमांड मांगेंगे, और रिमांड के बाद हम रिकवरी ऑफ वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर करेंगे, और फिर बाकी एविडेंसेस जो हैं वो शामिल तफ्तीश वो केस फाइल का हिस्सा बनाएंगे। इमरान साहब, कहीं बाप बेटे को मार रहा है, कहीं बेटा बाप को मार रहा है, कहीं बेटी माँ को कत्ल कर रही है, कहीं बेटी बाप को कत्ल कर रही है। रिश्तों का तकद्दुस ख़त्म हो गया है, माशरा किस जानिब जा रहा है? ये बड़ा एक दिलखराज सा पहलू है। इसमें पेरेंट्स को मेरे ख़्याल में बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इस एज में जिसमें बच्चे जो है वो एक सेल फ़ोन के अंदर बंद हो चुके हैं, और उनको नहीं पता कि इस सेल फ़ोन के थ्रू वो कहाँ से लिंक कर रहे हैं। आया कि वो क्रिमिनल लोग हैं, क्या वो फेसबुक पे लोग मिलने वाले या टिकटॉक पे मिलने वाले लोग या दूसरे सोशल मीडिया लिंकेजेस के जो लोग हैं वो कौन से बैकग्राउंड के लोग हैं, और अगर वो बैड कंपनी में जा रहे हैं तो वो किस तरह से अपने शब रोज़ गुजार रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वॉच करना, पेरेंटल वॉच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे केसेस हमारे पास बेशुमार आ रहे हैं जिनमें बच्चे आइस के एडिक्ट हो रहे हैं,
जिनमें बच्चे गैम्बलिंग में इंटरनेशनल वैसे यानी इवन अच्छे घरों के जो बच्चे हैं वो रॉबरीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो कार स्नैचिंग और कार थेफ्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको मजबूर कर रही है कि जी घर से कोई यानी माली मुश्किलात ना होने के बावजूद भी ऐसे लोग वो काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनको पेरेंटल वॉच की मज़ीद ज़्यादा ज़रूरत है, सोसाइटी को बहुत विजिलेंट होने की ज़रूरत है। कैसे इन वाक़यात से हम अपनी आने वाली नस्ल को या अपने मुस्तकबिल को बचा सकते हैं? इसमें देखिए एक तो जो कंट्रोल ऑन सोशल मीडिया है उसका यूज़ एक लिमिटेड हद तक होना चाहिए। स्कूल्स के अंदर बिल्कुल सेल फोन्स और इस तरह की बिल्कुल बैन होना चाहिए। और वेस्ट में ऐसा ही है, आप देखें जापान के अंदर सोफोमोर यानी आपके कॉलेज लेवल तक किसी बच्चे के पास अगर फ़ोन हो तो वो उसको एक्सपेल कर दिया जाता है। तो वो लोग जिन्होंने, हमारे यहाँ तो स्टेटस समझा जाता है। हाँ, तो ये सेल फोन्स और ये सारी चीज़ें आपकी फ्यूचर में, बच्चों की फ्यूचर में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही हैं, बजाय इसके कि वो एक अच्छाई का पहलू उसमें से निकले, उसमें से बुराई का पहलू निकल रहा है। एक तो ये इसको वॉच करने की ज़रूरत है और स्कूल को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर साइबर क्राइम के यूनिट्स जो हैं हमारे FIA के और इवन अब पुलिस में भी ये एक्टिवेट हो चुके हुए हैं, पंजाब पुलिस में। तो साइबर क्राइम को बड़ा एग्रेसिवली इसको परस्यू करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे साइबर हैक्स हैं और ऐसे लोग हैं जो साइबर क्राइम के ज़रिए लोगों को ट्रैप करते हैं। आप देखें हनी ट्रैप जो है वो भी एक फ़ोन के ज़रिए ट्रैप किया जाता है या सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ज़रिए ट्रैप किया जाता है और वो अगवा भी हो रहे हैं और वो उनके साथ वारदातें भी हो रही हैं और उनके वो हनी ट्रैप करने के बाद या दूसरे ट्रैप्स करने के बाद उनको गिरफ़्तार भी किया जाता है। कच्चे के इलाके में भी लोग पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आजकल साइबर के ज़रिए हो रही हैं, तो साइबर कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात सुनी आपने DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की। उनका कहना है कि इस केस की तफ्तीश को एक चैलेंज समझा और इसमें मुलविस आलमोस्ट तकरीबन तमाम करदार जो हैं उनको बेनकाब किया और उन्हें गिरफ़्तार किया। 2-1 मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी अभी पेंडिंग है। उम्मीद है कि पुलिस उन्हें भी जल्द ही गिरफ़्तार कर लेगी। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि ऐसे वाक़यात से बचने के लिए जहाँ पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है वहाँ मुआशरे और ख़ास तौर पर वालिदैन को भी आगे आना होगा और अपने बच्चों पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी होगी। बेटे के हाथों बाप का कत्ल, रिश्तों के तकद्दुस की पामाली का इंतहाई खौफनाक वाक़या। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। माजी में भी ऐसे अफसोसनाक वाक़यात जो एक तसलसल से दिखने में आते रहे हैं। इन वाक़यात की वजूहात क्या है? क्या कहीं कुछ तरबियत का फुकदान है? वालिदैन की तरफ से कोई अदम तवज्जुही है? मुआशरा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? और भी बहुत से सवाल होंगे जिनके जवाब के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खुर्रम अयास ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। डॉक्टर साहब, कहीं बेटा बाप को कत्ल कर रहा है तो कहीं बाप बेटे को, कहीं बेटी बाप के खून से हाथ रंग रही है तो कहीं भाई बहन को कत्ल कर रहा है। रिश्तों की इक़दार ख़त्म हो रही है। क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं ऐसे वाक़यात के पीछे? पहले तो बहुत ही इस वक्त सेंसिटिव तरीन इशू है जिसको आप हाईलाइट करने जा रहे हैं और इसके बारे में हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है फुकदान ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट। एक बेटी और बाप जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे मजबूत तरीन रिश्ता है, वो बेटी जिसके लिए बाप अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है उसकी परवरिश के लिए, और वो बाप जो कहता है कि मैंने अपने आप से कामयाब होते देखना है तो मैंने अपने बेटे को देखना है, और ये भाई रिश्ता जिसमें कोई जेलसी भी नहीं होती। तो हमें सबसे पहले अपने उन चीज़ों को फोकस करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्यों ये वाक़यात थोड़े थोड़े टाइम के बाद और थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्यों राइज़ हो रहे हैं। अभी जैसे पीछे डॉक्टर साहब का वाक़या हुआ, अभी पिछले दिनों में एक और वाक़या हुआ, एक बेटे ने अपने बाप को
मर्डर कर डॉक्टर शाह सदीक वाली। डॉक्टर शाह सदीक डायरेक्टर। तो मैं सिर्फ इस बारे में ये कहूँगा कि सबसे पहले तो अपने दरमियान अदब का रिश्ता तो ज़रूर रखें, लेकिन आप अपनी औलाद के दोस्त बनें। हम जब इन चीज़ों को हमने नफ्सियाती तौर पे भी देखा और हम इस चीज़ को जब हम फोकस करके कहते हैं तो एक जो तज़ीम का रिश्ता है ना, वो बाप कई दफ़ा बहुत ज़्यादा करने के चक्करों में पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसका और औलाद का ना गैप आ जाता है। आजकल दौर बदल चुका है। एक वक्त होता था, जब हमारे वक्तों की बात और हम छोटे होते थे, तो हमारे लिए वालिद साहब का घर में कदम रखने का मतलब होता था कि हमने दुबक जाना है। आज जो इन्वायरमेंट है, हम चूँकि उस दौर के अब जवान हो गए हैं और जो हमारे बच्चे हैं अब वो हमारे बराबर आ गए हैं। अब जो फोकस में ये चीज़ आ रही है कि वो ये कहता है कि जब मैं घर में आऊँ तो फादर शुड बी लाइक माई फ्रेंड। कई दफ़ा मैंने कई केसेस में देखा है, जो फादर है वो उस ट्रांस से बाहर नहीं आ रहा कि भाई मैं तो बाप हूँ और मेरी रिस्पेक्ट और मेरा रिगार्ड किधर है, ये तो बच्चा कर ही नहीं रहा। और बच्चा ये चाहता है कि वो बाप मुझे वो तवज्जो दे। बाप अपने काम में बिज़ी है, अपने बिज़नेस में बिज़ी है, अपने कैरियर को मज़ीद सक्सेसफुल करने में बिज़ी है और अपनी फैमिली को एक उस मुकाम तक लाने में बिज़ी है ताकि वो अपने लेकिन डॉक्टर साहब जो कुछ कर रहा है एक बाप, वो अपनी औलाद के लिए कर रहा है ना, अपने लिए तो नहीं वो कर रहा। मेरा सवाल फिर वही है कि रिश्तों का जो तकद्दुस है वो क्यों कम हो रहा है? सर इक़दार कहाँ पर जा रही हैं? उसकी वजह सबसे बड़ी काउंसलिंग है और आपके घर की तरबियत है। आया वो बच्चा आपसे दूर है, अपने बाप से दूर है और वो कुछ ऐसी गंदी कंपनी में बैठ रहा है या ऐसे दोस्तों में उठ बैठ रहा है जहाँ पे ये चीज़ें कैटर नहीं कर रही कि इक़दार क्या है। और ऑलरेडी जब वो उस कंपनी में बैठता है, उन दोस्तों में बैठता है जो कि जुराइम पेशा या जुराइम लोगों में बैठते हैं, तो वो ये देखता है कि यार मैंने ये जो काम किया है, ये जो मैं कर रहा हूँ या मैं अपने इन दोस्तों में बैठ रहा हूँ, तो वो तो बड़ी लविश लाइफ गुजार रहे हैं, उनको कोई पूछ गिछ नहीं है। और अगर मुझसे पूछ गिछ की जा रही है तो वो क्यों की जा रही है? उनसे तो नहीं की जा। वो तकाबली जो जायज़ा है ना, बेसिकली ये खन्नास है जहाँ से आप ये चीज़ें रूज़ होती हैं। अब एक छोटी सी मैं जो बात आपके साथ ये करता जाऊँ, जब हम इस चीज़ को फोकस करते हैं और कहते हैं कि यार ये आजकल जो वाक़यात हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं और क्यों होते जा रहे हैं, उसकी जो बेसिक रीज़न वो यही है कि हम जो आपस में कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें। मेरी जो नीड्स हैं उसको मेरा बाप समझे और अगर मैं बाप हूँ तो मैं अपने औलाद की नीड्स को समझूँ। इत्तेमाद करें, उनके दरमियान जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गैप्स हैं, उनको हम दूर करें और हम उसके साथ एक हेल्दी टाइम गुजारें। आइदर आप अपने बिज़नेस से आते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ आप बिज़ी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन कोई ऐसा टाइम, कोई शाम के 2-3 घंटे आपको अपनी औलाद के साथ गुजारने चाहिए। पहले ऐसे वाक़यात शादर नादर होते थे, कभी कभार सुनने में आते थे ऐसे नाखुशगवार वाक़े, लेकिन अगर हम गुज़श्ता कुछ अरसे में देखें तो यके बाद दीगरे तसलसल से ऐसे वाक़यात आ रहे हैं। रिश्तों के हाथों रिश्तों का खून हो रहा है। कैसे, किस तरह ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है? सर, सोशल मीडिया का इसमें बहुत अमल दखल है और यही वजह है कि आप देखें ना कि पहले बच्चे ग्राउंड्स में जाते थे, हेल्दी एक्टिविटी करते थे, उछल कूद करते थे। अब आप घर में चाहे वो बड़े से लेके बच्चा और बच्चे से लेके बड़ा और चाहे आपके सर्वेंट्स हों, वो सब इस गैजेट के ऊपर बिज़ी हैं और वो इस गैजेट के ऊपर बिज़ी हैं और वो भूल जाते हैं कि हमने क्या करना है। हम ग्राउंड्स में जाना भूल गए हैं, हम फैमिली के साथ खाना खाना भूल गए हैं, हम फैमिली को टाइम देना भूल गए हैं। और जब ये चीज़ें नहीं होती, मतलब डिनर एक ऐसा इवेंट है जो हर एक घर में होता है और आप जब सारे बैठते हैं तो एटलीस्ट आप गॉसिप्स करते हैं, आपकी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होती है, आप एक दूसरे को कोई बात करते हैं, कोई बाप से डिस्कस करते हैं। वो क्योंकि गैप बढ़ने की वजह से उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। एक छोटा सा बच्चा जो 17 साल का है, उसको अभी ये पिछले दिनों का जो वाक़या, उसके बाप ने ऑनलाइन बिज़नेस के लिए पैसे दिए, बाप ने पूछ लिया तो भाई कौन सा गुनाह कर दिया। और अगर बच्चा समझदार हो तो उसने कहा पापा मैंने उजाड़ दिए, और बाप भी अगर बिजनरी हो तो कहे चले बेटा कोई बात नहीं। लेकिन उसके ऊपर सवारी कर देना कि कहाँ गुजारे, भाई कहीं पे करती है। आपने समझे एक एक्सपीरियंस दे दिया अपने बच्चे को। सर, आपकी उम्र भर की जमा पूंजी है, वो आपका बेटा, अगर उसको उजाड़ दे तो आपको इतना तो हक है उसकी बास पुर्स करने का कि बस शुतर बेमुखार। सर, बास पुर्स करें, डिग्रेड ना करें। देखें, हम काउंसलिंग करते हैं ना किसी की भी पेशेंट की, तो हम उसके लेवल पे आते हैं। सबसे पहले हम ये नहीं कहते कि मैं डॉक्टर हूँ और तुम पेशेंट हो तो मैंने तुम्हें इस तरह ट्रीट करना, नहीं। उसके पहले लेवल पे आएँ, ग्राउंड लेवल पे आएँ, उस जैसा बने, फिर उसको अपने जैसा बनाएं। यानी इसका मतलब है कि ये अगर बाप को आपकी गलती पे पूछता है अपने बेटे को किसी गलती पे, तो बेटे की जानिब से रिएक्ट करना जो है वो जायज़ है? जायज़ नहीं है,
लेकिन वही बात है ना, मतलब मुझे कोई कीड़ा काटे तो ये एक मेरा उसको हाथ मार के झाड़ देना, ये एक मेरा नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन उसके बाद उसकी रेमेडी, अगर उसने काटा है तो मुझे उसका इलाज भी करना है। तो ऐसे ही अगर वो कर दिया है तो आप शाउट ना हो, आप उसको अपना दोस्त बनाएं। आप दोस्त बनाएंगे तो आप कामयाब होंगे। देखें, एक तरफ का 28 लाख या कोई भी, एक जैसे डॉक्टर साहब का हुआ तो बेटे ने पहले उनके ऊपर जनवरी में अटैम्प्ट करने की कोशिश की, नहीं हुआ, अब अटैम्प्ट की और अब 2 करोड़ रुपये दे के अपने बाप की सुपारी दी। ये फिल्मों वाली बातें लगती हैं, लेकिन ये फिल्मों वाली बातें इसलिए हैं क्योंकि ये हमें दिखाता है कि ऐसा नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। और फिर सबसे पहले मॉनिटर करें आप अपने बच्चों को कि आया वो स्पेंड टाइम अपना कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं। रात को ये जो हमारे अब सिस्टम हो गया ना, बेटी का अलग कमरा, बेटे का अलग कमरा, उसके कमरे में आप एंटर नहीं हो सकते, नॉक करेंगे तो उसके बगैर जाएंगे नहीं। वो किस हालत में है, किस में नहीं है। पहले तो हम होते थे कि जी किसी जगह से या किसी से मिलना है तो आपको एक एहतमाम करने पड़ते थे, बड़ी ओपन सी बात कर रहा हूँ। अब ये फ़ोन है तो ये इसका कैमरा ऑन करें, सारा एहतमाम आपके सामने है। हम गिरावट का शिकार हैं, लेकिन हम गिरावट का शिकार ज़्यादा भी इसलिए हो रहे हैं कि जब तक हम कम्युनिकेशन गैप को कवर नहीं करेंगे हम मज़ीद गिरते जाएंगे। और ये वाक़यात तो आज आप 2, 3, 4 कोट कर रहे हैं, ये तसलसल से ये शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब तसलसल स्टार्ट हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुआशरा अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? सर, माशरा नहीं, माशरा तो बाद में अदा करेगा। सबसे पहले तो माशरा आपका घर है और घर से वालिदैन की तो हमने बात कर ली ना, वो होगी। मुआशरा क्या किरदार अदा कर? सर, माशरा किरदार उस तरह से अदा ही नहीं कर सकता क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, मैं और आप और 2-4 आप हैं, मैं हूँ, आप और मैं मुआशरा ही हैं। सर वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम एक दूसरे, हम अपने आप को ठीक करेंगे तो हमारा माशरा ठीक होगा। चलें, हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते? बिल्कुल, हम अपने आप को सबसे पहले ये इस तरह ठीक करें कि हम अपने बच्चों पर नज़र रखें, बहुत ज़रूरी है। और उससे ज़रूरी है उनके साथ एक हेल्दी टाइम गुजारें, चाहे वो आप उनको ग्राउंड में ले जाएं, चाहे आप खाने की टेबल पे लें, या उसके बाद 1-2 घंटे का आप उनके साथ इकट्ठे हम बैठ के कोई मूवी देख लें, कोई चीज़ देख लें। आप उनके साथ ये तरगीब करें कि यार हमने अब मगरिब के अपना घर आ गया, लेट्स सपोज तो हमने बाजमात नमाज़ पढ़नी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैच हों। आपके बच्चे जब आपसे दूर होंगे तो वो कोई ना कोई सहारा तलाश करेंगे। वो सहारा चाहे उन्हें मोबाइल की सूरत में मिले या एक कंपनी की सूरत में मिले। अब जब कंपनी मिलेगी तो अब वो कंपनी उनको कहाँ से कहाँ लेके जाती है, इसके ऊपर नज़र रखना भी आपका काम है। अगर आप इन टाइम उनको ये चीज़ें मैनेज कर लेंगे तो आप बच जाएंगे, और अगर आप ये चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फिर यही कहेंगे कि भाई देर हो गई है और हाथ मलने के अलावा कोई काम नहीं रहेगा, कोई चारा नहीं रहेगा हमारे पास। थोड़ा सा टाइम आज अपनी औलाद को दे दें, और अपनी औलाद को बिगड़ने को और अपनी आने वाली नस्लों को बिगाड़ने से बेहतर है कि थोड़ा सा टाइम देके हम उनको संवार लें। बातें सुनी आपने डॉक्टर खुर्रम अयाज की। उनका कहना है कि रिश्तों के हाथों रिश्तों का खून यकीनन अफसोसनाक अमर है। मुस्तक़बिल में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचने के लिए बहैसियत वालिदैन हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें, उनके साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनके मामलात अगर बिगड़ चुके हैं तो उनको संभालने की कोशिश करें। अगर हम चंद एक ऐसे इक़दाम कर लेंगे तो यकीनन हम मुस्तक़बिल में ऐसे नाखुशगवार वाक़यात से बच सकते हैं। आपने देखी अंधे कत्ल की ये दास्तान, किस तरह डॉक्टर शाहिद सदीक को उसके बेटे ने पैसों के लालच में पेशावर शूटरों से कत्ल करवाया। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार मुल्ज़मान से भी पुलिस की तफ्तीश का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।